कर्नाटक के हासन में 40 दिनों के भीतर 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामला इतना बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने कमेटी बैठाकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के कनेक्शन की आशंका जताकर मामले को तूल दे दिया है। हालांकि आईसीएमआर और एम्स की स्टडी जो भारत सरकार ने एक बार फिर से आज जारी करी है, वो ये बताती है कि युवा लोगों में अचानक हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सवाल ये उठता है, फिर जवान और फिट लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? ये हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, ये तादाद क्या पहले भी इतनी ही थी? कुछ लोग कहते हैं कि आजकल रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ गई है, सोशल मीडिया के जमाने में तादाद इसलिए ज्यादा दिखाई देती है। हार्ट अटैक का इस तरह का फिनोमेना पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ लोग इसे इनकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड के बाद से कुछ तो हुआ है दिल को, जिसे समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या वो कारण हैं जो जवान लोगों में अचानक हम हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत देख रहे हैं? इसकी आज गहराई से पड़ताल करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे आज देश के जाने माने विशेषज्ञ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के हासन जिले में बीते 40 दिनों में 21 लोगों की मौत हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के कारण हो चुकी है। यह आंकड़ा जितना डराने वाला है, उतना ही चिंताजनक पहलू ये है कि इन मौतों में बड़ी संख्या युवाओं की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हासन जिले में हार्ट अटैक से हुई 21 मौतों में 62% यानी 13 लोग 45 साल से कम उम्र के थे। इनमें से 5 युवाओं की उम्र 19 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की गठन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि हम हासन में हुई हर एक मौत को लेकर चिंतित हैं। पिछले 1 महीने में ही एक ही जिले में 20 से अधिक लोगों की मौत हार्ट अटैक से होना अत्यंत गंभीर मामला है। सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए हृदय विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसे 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ये भी बताया कि इस समिति को फरवरी में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौत की गहन जांच करे और ये पता लगाए कि क्या इन घटनाओं का कोई संबंध कोविड वैक्सीन से है। इस दिशा में अब मरीजों की विस्तृत जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। इधर हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और एम्स दिल्ली की हालिया स्टडी ने इस धारणा को सिरे से खारिज किया। इस रिसर्च के मुताबिक भारत में दी जा रही कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। आईसीएमआर की पहली स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी या एनआईई ने मई से अगस्त 2023 के बीच ये स्टडी की। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 बड़े अस्पतालों के डेटा लिए गए। इसमें से 18 साल की उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया जो पहले पूरी तरह स्वस्थ दिखते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। इस रिसर्च का नतीजा साफ है कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। एम्स दिल्ली एक और स्टडी कर रहा है जो अभी चल रही है। इसमें ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार युवाओं की अचानक मौत की असली वजह क्या है। अब तक की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि हार्ट अटैक ऐसी मौतों की सबसे आम वजह है। इसके अलावा जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण और पुरानी बीमारियां भी कई मामलों में वजह बन रही हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में अचानक मौतों के कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। भले ही कर्नाटक सरकार हार्ट अटैक के मामलों को कोविड वैक्सीन से जोड़कर देख रही हो, आईसीएमआर और एम्स इसे गलत बता रही हो, लेकिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। ऐसे में आप इस गंभीर समस्या से बचने के लिए क्या करें, इसे भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाएं। तभी आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं।
क्योंकि सेहत सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय राय का। रिसर्चर हैं कोवैक्सीन के और प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय राय आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा, गुड इवनिंग आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति चड्ढा नेगी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीति चड्ढा नेगी मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर संजय राय, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इनफैक्ट आईसीएमआर और एम्स की स्टडी जो कि अभी पीआईबी में कल एक बार फिर से रिलीज की गई है, 2023 में ये आप लोगों ने स्टडी किया था एम्स ने, लेकिन आज एक बार फिर से वही पुरानी बात दोहराई जा रही है और खास तौर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से कि क्या कोविड के दौरान ली गई वैक्सीन्स का हार्ट पर कोई असर हो रहा है। सर, आप थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाएं कि ये हासन में जो डेथ्स हुई हैं उनके पीछे अगर वैक्सीन नहीं तो फिर क्या है सर? दीदी, ये अच्छा सवाल है क्योंकि जब से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है इस कंट्री में तो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। अगर आप यूरोप की कुछ कंट्रीज देखें और यूएस देखें तो दिसंबर 2020 में शुरू हो गया था। हाँ, वहां पे मैसेंजर आरएनए थी, यूएस में फाइजर की मॉडर्ना की मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी, टेक्नोलॉजी डिफरेंट था, बट वैक्सीनेशन हमने शुरू किया। यूरोप में ज्यादातर जगह पे जो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी, जिसका हमारी कंट्री में कोविशील्ड नाम है, जिस वैक्सीन को यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट करता है, वह शुरू किया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वैक्सीनेशन जब शुरू किया यूरोप ने, तो उन्होंने पाया कि थोड़ा सा रिस्क जो है, क्लॉटिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं 50 साल से कम के उम्र के लोगों में, और उन्होंने फर्स्ट डोज देने के बाद बैन कर दिया। इसलिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उस समय वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। ऑलमोस्ट यूरोप के सारी कंट्रीज ने वहीं पे डेवलप हुई, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया था कि रिस्क जो है, बेनिफिट और रिस्क एनालिसिस में थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा आ रहा है। जो ह्यूज बेनिफिट हमें कोविड वैक्सीनेशन से मिल रहा था, उसमें एक ये, ऑल्दो दैट वाज ए रेयर इवेंट, मतलब बहुत ही कम संभावना थी, 20 से 30 पर मिलियन, हर 10 लाख में 20 से 30 लोगों की, बट उसकी संभावना थी, जो स्टडीज बताती हैं। तो और इस पे बहुत से रिसर्च हो चुके हैं। तो ये कहना कि नहीं होता, ये तो कहीं से सही नहीं है। उस एक पेपर की तो मैं बात कर सकता हूं जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया है, उसको मैंने पढ़ा है। क्योंकि एम्स वाली स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो इसलिए उस पर कमेंट्स करना मैं सही नहीं समझता हूं कि कमेंट्स किया जा सकता है। आपको याद होगा एस्ट्राजेनेका ने भी जो कोविशील्ड की मेन जिन्होंने डेवलप किया है, उसने भी कोर्ट में मान लिया कि हमें जो, हाँ, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो रेयर इवेंट है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वैक्सीनेशन हम करते हैं तो ज्यादा लाइफ सेव करते हैं, कुछ लोगों की इससे डेथ हो सकती है। जब भी हम वैक्सीनेशन या कोई भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं तो हम हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट देखते हैं कि कितने लोगों को इससे रिस्क है और कितने लोगों को बेनिफिट है। तो अगर बेनिफिट ज्यादा है, जैसे कि वैक्सीनेशन का एडल्ट में था, जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, मीन्स किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं थी, चाहे वो कोविड से या आपके वैक्सीन से, उस समय अच्छी खासी डेथ हो रही थी। करीब 1.5% लोगों की डेथ हो रही थी जिनको कोविड हो रहा था। दैट मीन्स पर मिलियन 15,000 लोग, 10 लाख लोगों को कोविड हो रहा था तो 15,000 मर रहे थे। वैक्सीन से हम 13 से 14,000 लाइफ उसमें बचा रहे थे, 80 to 90% रिडक्शन था। बट एज ए साइंटिस्ट ये नहीं मैं कह सकता कि कोई डेथ नहीं होती। जो भी रिपोर्टेड है, जो भी ग्लोबल एविडेंस है, करीब 30 से 40 पर मिलियन वैक्सीन एसोसिएटेड है प्रॉब्लम, सीवियर एडवर्स इवेंट, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है। और लेकिन अगर आप देखिए कि 14,000 लाइफ बचाना वर्सेस 30-40 लाइफ को जो है हर 10 लाख में रिस्क पे डालना, तो बेनिफिट ज्यादा है एडल्ट पॉपुलेशन में, बच्चों में। इसीलिए आपको याद होगा मेरा क्विक क्वेश्चन है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्क एंड बेनिफिट्स का रेशियो देखा जाता है,
बट ऐसा तो नहीं है सर कि उस वक्त हमने जो बेनिफिट्स देखे वो लेटर रिस्क में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हो, अगर ये थ्योरी सही है कि उसका कोई कनेक्शन है? ऐसा तो नहीं है कि उस समय तो हमने बहुत ज्यादा जानें बचा ली, लेकिन कोविड के इतने साल बाद अब रिस्क शायद ज्यादा बड़ा हो रहा है? हाँ, देखिए, इसमें ये पहलू है, अभी इसमें और रिसर्च की जरूरत है, हो भी रही है। इसमें क्या है कि एक बार कोविड होने के बाद वो दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी एंड आपकी जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज लेवल को हम करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में बॉडी याद कर लेता है, सो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाती है। कोविड होने के बाद हो जा रही है। आजकल जो हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हमने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि सबको सेलुलर इम्यूनिटी है कि जब भी वायरस आ रहा है, कितना भी म्यूटेटेड वायरस आ रहा है, उसको टैकल कर रहे हैं। बट वैक्सीन का जो है, चूंकि यह एक तरीके से जो है आरएनए वायरस से म्यूटेशन लगातार होते रह रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी रहती है हमेशा कि वैक्सीन से ये प्रॉब्लम होगी। जैसे कोविशील्ड से ये प्रॉब्लम थी, आपकी जो है रिपोर्टेड प्रॉब्लम है जो मैसेंजर आरएनए की है, मायोकार्डाइटिस है, सो कार्डियोमायोपैथीज जो है उससे रिपोर्टेड है। सो अलग अलग वैक्सीन से अलग अलग प्रॉब्लम रिपोर्टेड है, बट वो बहुत ही रेयर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होती है। वह जो है बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आईसीएमआर ने स्टडी की, अपने जर्नल में पब्लिश किया। ओके। सारे एथिक्स की हम बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो उसमें तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी बहुत रिलायबिलिटी उतनी नहीं है उस स्टडी की जितनी स्टडी की होनी चाहिए। उसमें मेथोडोलॉजिकल बहुत से फ्लॉज हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बट जब तक बेनिफिट रहता है, और क्या करें, 14,000 लोगों को मरने तो नहीं दे सकते थे, वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता कि उनसे कोई डेथ नहीं होती है, होती है, पूरी दुनिया में रिपोर्टेड है। क्यों यूरोप ने जो है विद इन मंथ जो है लॉन्च करने के जो है अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसको चेंज कर दिया, कोविशील्ड को देना क्यों बंद कर दिया, मतलब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वहां पे कोविशील्ड। ओके सर, इससे पहले मैं सर अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटी सी क्लैरिटी मुझे चाहिए, क्योंकि बार बार हवाला दिया जा रहा है दो स्टडीज का। मुझे बताइए सर कि ये जो जिस स्टडी में, जिसको पीआईबी ने भी छापा है, एम्स और आईसीएमआर की स्टडी कह के, क्या वो एम्स और आईसीएमआर की स्टडी थी? आईसीएमआर और एनआईई का जो अध्ययन है वो क्या अलग है, जिसमें 19 राज्यों के 47 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में सडन डेथ्स का अध्ययन किया गया? ये किसकी है? इसमें एम्स है या नहीं है सर? और जो एम्स जो अभी जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी चल रही है वो क्या अलग है सर? थोड़ा इसका स्टेटस बताएं। एम्स न्यू दिल्ली नहीं है। ओके। मैं बात कर रहा हूं एम्स न्यू दिल्ली की बात। एम्स न्यू दिल्ली इस स्टडी में नहीं है। जिस स्टडी का आप कर रहे हैं वो केस कंट्रोल डिजाइन की स्टडी है। ओके, ठीक है। 1:4 रेशियो में केसेस और कंट्रोल को रिक्रूट किए गए थे। वह जो है जब बहुत ही एडवर्स इवेंट होता है, और ये जब मिलियन में 20 to 30 होता है, उसके लिए ह्यूज सैंपल साइज चाहिए होता है। केस कंट्रोल डिजाइन में भी तो डिजाइन उसके लिए अप्रोप्रिएट कंक्लूजन ट्रैक करने के लिए नहीं है। ठीक है। सो एम्स उसका पार्ट नहीं है। उसका अगर आप ऑथर्स की लिस्ट देख लें तो उसमें एम्स पार्ट नहीं है उसका। तो हाँ, वो स्टडी हुई है केस कंट्रोल, और इसी को एड्रेस करने के लिए ये मैं आईसीएमआर की पहल को अच्छा मानता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने कम से कम कुछ एविडेंस जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन शायद कंक्लूजन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है स्टडी की मेथोडोलॉजी के अनुसार। जी हाँ। ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास सर, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा सा कम से कम कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो स्टडी जारी की है वो उसमें आईसीएमआर और एम्स का जिक्र है, तो मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इसमें एम्स दिल्ली नहीं है तो फिर इसमें कौन से एम्स है। बट फटाफट से मैं आगे बढ़ूंगा और क्विक ओपनिंग रिमार्क लूंगा। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, आपको क्या अभी समझ में आ रहा है हासन के इंसिडेंट्स के बाद अब दोबारा से इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ये सडन राइज इन कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ्स ये ट्रेडिशनल जो वजहें हैं सर उनकी वजह से है, या फिर इसका कोई कोविड, मैं वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं बट कोविड का मैं यहां पर जरूर इस्तेमाल करूंगा शब्द, क्या इसका कोविड से कोई कनेक्शन है सर, या ये ट्रेडिशनल ही इसके पीछे के कारक आप देख रहे हैं? देखिए जी, ये आई थिंक डॉक्टर साहब ने वैसे बहुत अच्छे से समझाया है, डॉक्टर राय ने, कि अगर हम नॉर्मली पॉपुलेशन में हार्ट अटैक का रिस्क देखें तो
एज के हिसाब से बदलता रहता है, मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है, पर ब्रॉडली स्पीकिंग 1 लाख में 150 से 250 के बीच हार्ट अटैक होते हैं वर्ल्ड वाइड। ये रिस्क है जो हार्ट अटैक होने का साल में। अगर वैक्सीन से ये रिस्क 1 लाख में 2 से 3 है, 10 लाख में 20 से 30 का मतलब है 1 लाख में 2 से 3, तो ये रिस्क डेफिनेटली कम है कंपेयर टू नॉर्मल रिस्क। जबकि हम देखते हैं कि सिर्फ कोविड ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी निमोनिया से जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगर हम बैक्टीरियल निमोनिया लें, हम अगर कोविड भूल जाएं 1 मिनट के लिए, हम जो बैक्टीरियल निमोनिया, लोबार निमोनिया जो होता है, जो पुराना कई सालों से 100 साल से हम देख रहे हैं, उसमें हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 5 गुना बढ़ता है 1 महीने के पीरियड के लिए, जिस वक्त पेशेंट को वो इलनेस होती है। और यही चीज हर इन्फेक्शन में देखी गई है, किसी भी सेप्सिस में, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, और कोविड में तो पक्का ही है। कोविड में तो ये पता चल गया है कि रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ता है हार्ट अटैक का। कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है फॉर द टाइम बीइंग। होता उनमें है जिनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज हो, या स्मोकर हो, या किडनी की प्रॉब्लम हो, मतलब जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, होता ज्यादा उनमें है। लेकिन डेफिनेटली किसी भी इन्फेक्शन में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। सिमिलरली किसी भी वैक्सीन के साथ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, पर वो रिस्क रिलेटिवली माइनर है, जीरो नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि जीरो है, माइनर है। लेकिन जो वो प्रिवेंट करता है बीमारी, जिसकी वो सेवेरिटी कम करता है, उसमें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है, तो इसको हम बेनिफिशियल मानते हैं। दूसरा, आपने बोला हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स की बात, तो रिस्क फैक्टर्स पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, स्मोकिंग कम हो तो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब हमको पता है पोल्यूशन में सेम रिस्क है राइट सर बढ़ाने का। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। हमारे साथ डॉक्टर नीति चड्डा नेगी मैम भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय राय, आपके पास आ रहा हूं सर। मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर, क्योंकि जो पीआईबी की ओर से जो प्रेस रिलीज हुई जारी हुई है, उसका टाइटल अगर आप पढ़ेंगे, 2 जुलाई का ये प्रेस रिलीज है, उसका टाइटल है एक्सटेंसिव स्टडीज बाय आईसीएमआर एंड एम्स ऑन सडन डेथ्स अमंग अडल्ट्स पोस्ट कोविड हैव कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड नो लिंकेज बिटवीन कोविड वैक्सीन एंड सडन डेथ्स। इसमें सर कंक्लूसिवली लिखा हुआ है हेडलाइन में, और एम्स का भी नाम है। क्योंकि इसमें 2 है, एक तो जो रिजल्ट है, उन्होंने रिजल्ट को कोट किया है, बिल्कुल वो वही कोट करेंगे। गवर्नमेंट ने जो कोट किया है, जो इस स्टडी का रिजल्ट है, मैं तो स्टडी के रिजल्ट को कह रहा हूं कि इस टाइप का कंक्लूजन शायद ड्रा करना जो है उचित नहीं है, और इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सेम स्टडी कर रहे हैं, वही अपने यहाँ पब्लिश कर रहे हैं। ये दूसरा है एम्स की स्टडी, जो दूसरी स्टडी का उन्होंने आईसीएमआर और एम्स का जो गवर्नमेंट ने कहा है, वह एम्स की स्टडी ऑनगोइंग स्टडी है, जिसका पब्लिक डोमेन में अभी डेटा नहीं है। मैं सर बिल्कुल मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं सर। इसमें लिखा हुआ है, कोई कमेंट्स अभी नहीं कर सकता। राइट सर, आई गॉट योर पॉइंट सर, बट मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। इसी में इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, द सेकेंड स्टडी titled establishing the cause in sudden unexplained death in young is currently being conducted है एम्स के द्वारा। ऑलरेडी स्टडी जो है चल रही है। एब्सोल्युटली। अब इसका उन्होंने ऊपर कंक्लूसिवली क्यों लिख दिया है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। तो कंक्लूसिवली लिखा है वो फॉर द फर्स्ट स्टडी, जो आईसीएमआर की स्टडी है, क्योंकि अगर आईसीएमआर की स्टडी का कंक्लूजन आप पढ़ें तो सेम वर्डिंग है। गॉट इट। कोई लिंक नहीं है, इसलिए उन्होंने कंक्लूजन उस स्टडी का दिया हुआ है, और जिक्र उसमें 2 स्टडी का किया हुआ है, वन आईसीएमआर स्टडी, अनदर वन इज एम्स स्टडी। गॉट इट सर। मुझे लगता है कि ये काफी कुछ बताता है कि क्लैरिटी। लेकिन सडन कार्डियक डेथ जो यंग लोगों में इंक्रीज हो रही है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे डॉक्टर अरुण सर ने बोला, बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज आजकल जो जनरल स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इंक्लूडिंग पोल्यूशन। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ हैजर्ड।
सो उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और पॉल्यूशन के लिए हमें एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे बिकॉज हार्ट हेल्थ को पॉल्यूशन बहुत एक्टिवली इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो इशू है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, हालांकि अभी बहुत सारी स्टडीज और होंगी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हार्ट इश्यूज हो रहे हैं वो बेसिकली मायोकार्डाइटिस से हो रहे हैं, यानी हार्ट की मसल में जो सूजन आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है उससे रिलेटेड डेथ्स हो रहे हैं। और जो दूसरे कारण हैं कोविड रिलेटेड वैक्सीन से जो हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं वो है जो जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं। सो दोनों ही सूरत में अचानक से मैम, जस्ट टू क्लैरिफाई, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, जस्ट टू क्लैरिफाई मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, ये क्या कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं या कोविड हो जाने की वजह से ये हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल या दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ये वैक्सीन की वजह से पॉसिबल है या फिर ये कोविड हो जाने की वजह से पॉसिबल है मैम? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कोविड वैक्सीन से इस तरह के एक्यूट इंसिडेंसेस, वो भी हमें पता नहीं कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी कोविड वैक्सीन कब सबने लगाई। दूसरा, एक लिमिटेड एरिया में इतनी सडन डेथ्स होना, वो भी एक कोविड वैक्सीन जो कि वर्ल्ड ओवर कोविड वैक्सीन लगी है, तो कोविड वैक्सीन को इसलिए ब्लेम करना थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। जहां तक कोविड पर से का सवाल है, हाँ कोविड से हार्ट रिलेटेड डेथ्स इंक्रीज हुई हैं, लेकिन इतनी एक्यूट डेथ्स ये मुझे कोविड से भी कहना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो इतनी डेथ्स हुई हैं, 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की डेथ हुई है, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। सो ये जानना बड़ा जरूरी है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, या वो किसी एरिया में ऐसे गए जहां खाने पीने में उनको प्रॉब्लम हुई है, या वो किन सिनेरियोज में, वो बहुत डिटेल स्टडी करने की, यानी कि डिटेल स्टडी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी जो आप सजेस्ट करिए। एब्सोल्युटली मैम। डॉक्टर चोपड़ा सर, मैं आपसे भी थोड़ा सा, सर हासन का ही पर्टिकुलर केस लें, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सडन मतलब ये रिपोर्टेड ज्यादा हो गए या वाकई में कुछ एक आधार बनता है कि एक विस्तृत स्टडी करें हम सब? देखिए, ये एक्चुअली क्या है जी, कुछ हद तक तो चलो बढ़े भी हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिस्क फैक्टर्स जैसे मैं आपको बता रहा था बढ़ रहे हैं, लेकिन ना समझने वाली बात ये है कि अब सोशल मीडिया के कारण और इंटरनेट के कारण चीजें फैलती बहुत जल्दी हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो साल भर में इंडिया में 1 करोड़ के करीब डेथ्स होती हैं, तो आप उससे हिसाब लगा लीजिए कि डेली कितनी होती हैं। अगर हम हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से जो मॉर्टेलिटी देखें तो 1/3 तकरीबन 31-32% ऑफ ऑल डेथ्स हार्ट रिलेटेड होती हैं। और अगर हम हार्ट रिलेटेड डेथ्स में सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क देखें वो रफली 40-50% है। दैट मीन्स कि रफली 12 से 15% ऑफ ऑल डेथ्स जो हो रही हैं वो सडन कार्डियक अरेस्ट से होती हैं। ये वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं है, हर जगह। आप कह रहे सर यंग लोगों में ये फिनोमेना पहले भी था? ये फिनोमेना तो हमेशा था जी, पहले अवेयरनेस कम थी। आज से 20 साल पहले अगर एक शहर में 4 सडन डेथ्स होती थी तो पता किसको चलता था? एकदम पता नहीं चलता था ना। आजकल एकदम पता चलता है, स्पेशली जिम में। ये जैसे आप सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी होता ही नहीं थे, ये आजकल सीसीटीवी हर जगह होते हैं, तो ये सारी फुटेज आ जाती हैं और नेचुरली ये बड़ी शॉकिंग होती हैं। इनसे आपके दिमाग में बैठ जाता है कि कुछ हो रहा है। आई एम सेइंग कि वायरल इन्फेक्शन से कनेक्शन नहीं है, होगा ये जो वैक्सीनेशन से भी होगा, लेकिन वैक्सीनेशन से जो कनेक्शन है वो माइनर कनेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा है। और जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, और अब जो एक एडिशनल आ गया है पोल्यूशन एंड स्ट्रेस, इन सब चीजों से भी हार्ट डिजीज बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के सर आप लोगों की बात से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि एक तो हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सावधानी तो हमें रखनी है, पर बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले भी होता आया था। बट यस, वैक्सीन का और सडन डेथ्स को स्टैब्लिश करने के लिए अभी बहुत स्टडीज जरूरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना।
और मुझे लगता है कि सरकारों को इसमें किसी भी लेवल की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इसकी वजह से तो वो भी खतरनाक है, अगर कोई पैनिक फैल रहा है तो वो भी खतरनाक है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आपको कितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज करनी पड़े, प्लीज कीजिए। वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, पहले तो कोऑर्डिनेटेड हो, वो ज्यादा अच्छा है, बट स्टडीज इसमें आवश्यकता होगी कुछ और की। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर नीति चड्डा नेगी मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर चोपड़ा सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राय सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनपुट्स। शो में इतना ही, नमस्कार।